नमस्कार। आवाज एट 9 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। 5 बड़े डिफॉल्टर पर सख्त कार्रवाई की तैयारी। कर्ज न चुकाने वालों के प्रमोटरों की गिरफ्तारी और संपत्ति जब्त करने की भी तैयारी। आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। विजय माल्या के खिलाफ कसा एजेंसियों का शिकंजा। एसएफआईओ करेगा विदेशी खातों की जांच। सीबीआई ने भी शुरू की किंगफिशर एयरबस डील की जांच। किसानों के नाम पर हो रही है काली कमाई। संसद में हंगामे पर विपक्ष को जेटली का जवाब। बड़े लोग खेल में शामिल, दिया सख्त कार्रवाई का भरोसा। कमजोर ग्लोबल संकेतों से बाजार में दबाव। निफ्टी 7,500 के नीचे, सेंसेक्स 250 पॉइंट से ज्यादा टूटा। हालांकि बैंक निफ्टी रहे मजबूत। वित्त मंत्री के बाद एक्साइज विभाग ने भी दी सफाई। ज्वेलर्स की दुकानों पर नहीं जाएंगे एक्साइज इंस्पेक्टर, लेकिन ज्वेलर्स हड़ताल पर अड़े। लगातार 15वें महीने गिरा एक्सपोर्ट फरवरी में, लेकिन व्यापार घाटा गिरकर हुआ यहां पर कई अरब डॉलर का, $5.5 अरब से ज्यादा। कम हाजिरी पर बीजेपी सांसदों पर गिरी गाज। पार्टी ने विनोद खन्ना, कीर्ति आजाद, वरुण गांधी समेत 12 सांसदों के टॉप कमेटी से किया बाहर। जी, बैंक का लोन न चुकाने वाले 5 बड़े डिफॉल्टर्स पर जल्द सख्त कार्रवाई होगी। सीएनबीसी आवाज ये बड़ी एक्सक्लूसिव खबर आपके लिए लेकर आया है। वित्त मंत्रालय के दिशा निर्देश पर एक ठोस रणनीति तैयार की गई है ताकि डिफॉल्टर्स पर दबाव बनाया जा सके। तो क्या है ये रणनीति, बताने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, डिफॉल्टर से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जाने वाले हैं? दरअसल सवाल ये उठ रहा था कि विजय माल्या के खिलाफ तो हम इतनी कड़ी कार्रवाई करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन सिर्फ विजय माल्या ही नहीं बल्कि ऐसे कई या फिर इनसे बड़े डिफॉल्टर हैं, उनके खिलाफ सरकार क्या कार्रवाई कर रही है। तो हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार ने एक ठोस रणनीति बनाई है। उस रणनीति के तहत सरकार की कोशिश होगी कि टॉप 5 जो बड़े डिफॉल्टर हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई तुरंत की जाए। सख्त कार्रवाई का मतलब यह हुआ कि कंपनी के प्रोमोटर की गिरफ्तारी से लेकर के उनकी संपत्ति जब्त करने तक की कार्रवाई की जाए। और यह कार्रवाई ऐसी हो, इतनी सख्त हो कि बाकी जो विलफुल डिफॉल्टर हैं या फिर कर चुकाने की स्थिति में जो डिफॉल्टर हैं उनके लिए एक सबक का काम करें और इससे डरते हुए दबाव उनके ऊपर बने और वो खुद ब खुद कर्ज चुकाने के लिए आगे आए या फिर कर्ज चुकाने की हर मुमकिन कोशिश करें। यह सरकार की रणनीति होगी और आने वाले हम हफ्ते 10 दिन में देख सकते हैं कि 4 से 5 बड़े डिफॉल्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होते हुए दिखेगी। जी, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए। तो यहां पर 5 बड़े डिफॉल्टर्स पर अब कड़ी कार्रवाई की तैयारी है। एक्सक्लूसिव खबर सीएनबीसी आवाज आपको दे रहा है कि अगर इन्होंने लोन नहीं चुकाया तो सरकार इन पर बेहद कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर चुकी है। इधर 9,000 करोड़ के गुनाहगार विजय माल्या पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। सीबीआई, ईडी, एसएफआईओ जैसी तमाम एजेंसियों ने एक्शन को तेज कर दिया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने किंगफिशर एयरलाइंस को दिए गए लोन की जांच तेज कर दी है। इधर एसएफआईओ ने किंगफिशर डेक्कन डील समेत माल्या के विदेशी खातों की भी जांच शुरू कर दी है। सीबीआई के रडार पर भी किंगफिशर एयरबस डील है। माल्या से जुड़े सभी पहलुओं पर बातचीत करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी सहयोगी कृतिका सक्सेना, ऋतु सिंह। ऋतु, आज भी ईडी की जांच जारी रही, तो क्या हुआ आज सारा दिन? किंगफिशर एयरलाइंस और उसके प्रमोटर विजय माल्या के केस को लेकर अभी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में इन्वेस्टिगेशंस जारी हैं। हालांकि आज किसी भी केएफए ऑफिशियल या बैंकर से पूछताछ नहीं की गई है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अपना केस बिल्डअप कर रहा है। विजय माल्या से क्वेश्चन करने के लिए बाद में उसने काफी एविडेंस गैदर किया है जो अभी एग्जामिन किया जा रहा है। सारे 17 बैंक जिनका एक्सपोजर है किंगफिशर एयरलाइंस को, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स उनसे बोला गया था सबमिट करने को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में, और 17 में से 10 बैंक वो डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं। अभी इन डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करके एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ये डिसाइड करेगा उन बैंकर्स को भी समन करना है या नहीं इस पूछताछ में। 18 मार्च को विजय माल्या को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में इसके सामने आने को कहा गया है, बट डायरेक्टरेट ऑफिशियल्स का ये कह रहा है कि ना तो विजय माल्या ना उनके लॉयर्स ने अभी तक ये कंफर्म किया है कि वो 18 मार्च को यहाँ पे आएंगे क्वेश्चनिंग और पूछताछ के लिए या नहीं। इस बैकअप प्लान के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या तो 2 और समन्स इशू कर सकता है और 3 समन्स
समन्स इश्यू करने के बाद उसके पास ये भी ऑप्शन है कि या तो वो वारंट इश्यू करे या फिर इंपाउंडिंग करे पासपोर्ट की। सो ये ऑप्शंस उसके पास अभी खुले हैं। हालांकि इस वीक में आप ये भी देखेंगे कि आईडीबीआई ऑफिशियल से भी और क्वेश्चनिंग होगी और किंगफिशर के ऑफिशियल से भी क्वेश्चनिंग जारी रहेगी जब तक कि विजय माल्या के खिलाफ ये केस स्ट्रांगली बिल्ड नहीं हो जाता है। जी ऋतु, इधर ईडी के बाद अब एसएफआईओ ने भी जांच को तेज कर दिया। एसएफआईओ ने किंगफिशर और एयर डेक्कन डील की भी जांच शुरू कर दी है। इस बारे में एसएफआईओ ने कैप्टन गोपीनाथ के फाइनेंशियल एडवाइजर से भी पूछताछ की है। तो क्या कार्रवाई हो रही है या हो सकती है, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही है हमारी सहयोगी कृतिका सक्सेना। कृतिका, आपके सूत्र क्या कह रहे हैं एसएफआईओ की जांच को लेकर? जी हाँ, एसएफआईओ या तो स्पेशल फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस जो है वो काफी ग्राउंड पे और काफी बिना पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। उनमें से एक ये है कि पॉसिबल फंड डाइवर्जन हुआ है विजय माल्या से या तो ग्रुप कंपनियों से, और हमारे सूत्रों ने कहा है कि 2 ऑफशोर अकाउंट स्पेसिफिकली प्रोब किए जा रहे हैं लाइकली फंड डाइवर्जन के लिए। हमें ये भी पता चला है हमारे सूत्रों से कि स्पेसिफिकली एक आइल ऑफ मैन में एक अकाउंट है और एक पनामा में अकाउंट है जो कि इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। हमारे सूत्रों ने हमें ये भी इंडिकेशन दिया है कि आगे जाके करीबन 1 महीना है एसएफआईओ के पास गवर्नमेंट को फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देने के लिए है। लेकिन फिलहाल जो आइल ऑफ मैन का जो अकाउंट है, अब एसएफआईओ डायरेक्टली आइल ऑफ मैन की अथॉरिटी से बात करेगा। टैक्स ट्रीटी जो 2011 में इंडिया और आइल ऑफ मैन ने साइन की थी उसके मुताबिक एसएफआईओ डायरेक्टली मांग सकते हैं डिटेल्स, डायरेक्टली आइल ऑफ मैन के टैक्स अथॉरिटी से मांग सकते हैं। लेकिन पनामा का जो अकाउंट है वो शायद अटका रहेगा। तो आगे जाके क्या होता है ये लार्जली ये डिपेंड करता है विजय माल्या पे या तो उनके स्टेटमेंट पे, वो क्या डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं। और हमारे सूत्रों ने कहा है कि एसएफआईओ यूबी ग्रुप और यूनाइटेड स्पिरिट्स को भी नोटिस भेजने वाले हैं। तो काफी लंबी इन्वेस्टिगेशन आगे शायद होगी एसएफआईओ और बाकी इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटीज के द्वारा भी। जी, शुक्रिया कृतिका इस जानकारी के लिए। इधर बता दें आपको कि सीबीआई ने भी किंगफिशर एयरबस डील की जांच शुरू कर दी है। दरअसल किंगफिशर ने एयरबस से 82 विमान खरीदने के लिए करार किया था और इसके लिए उसने 900 करोड़ रुपए का कर्ज आईडीबीआई से लिया था, लेकिन ये सौदा हुआ ही नहीं। अब सीबीआई यही जानना चाहती कि आखिर ये पैसा कहां गया। सीबीआई को शक है कि ये पैसा वापस माल्या को मिल गया होगा। सीबीआई फ्रांस को इस मामले में चिट्ठी लिखेगी। माना जा रहा है कि अगले 15 से 20 दिनों के भीतर चिट्ठी लिखी जा सकती है। सीबीआई आईडीबीआई किंगफिशर डील में एयरबस को पार्टी बनाने की कोशिश में है। इस बीच पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने ट्वीट करके कहा है कि बैंकों के एनपीए अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में बढ़ने लगे थे। उन्होंने कहा कि बैंकों ने अगर लोन देने में गड़बड़ी की है तो इसके लिए उनकी सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, इसके लिए बैंक ही जिम्मेदार हैं। गौरतलब है कि विजय माल्या को लोन देने के मामले में सरकार ने यूपीए सरकार पर तीखे हमले किए हैं। आईटी विभाग ने यूके की केन एनर्जी को भेजा 18,800 करोड़ का टैक्स नोटिस। टैक्स की रकम में यहां 2007 में 8,600 करोड़ का ब्याज भी शामिल है। हालांकि बजट में वित्त मंत्री ने प्रस्ताव रखा था कि विदेशी कंपनियों से बन रही टैक्स देनदारी में सिर्फ मूल वसूला जाएगा। ये मामला 2006 का है जब केन एनर्जी ने अपनी इंडियन सब्सिडरी के लिए आईपीओ से पैसे जुटाया था। इसमें केन एनर्जी को 10,247 करोड़ का कैपिटल गेन टैक्स होने की बात सामने आई थी और आईटी विभाग ने उसे एक टैक्स नोटिस भेजा था। वित्त मंत्री की सफाई के बावजूद ज्वेलर्स हड़ताल पर कायम है। वित्त मंत्री के बाद आज एक्साइज विभाग ने भी सफाई दी है कि एक्साइज इंस्पेक्टर ज्वेलर्स की दुकान पर नहीं जाएंगे, साथ ही पूरा रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा। हमारे इंस्पेक्टर्स वहां पर नहीं जाएंगे। जब इंस्पेक्टर्स वहां पर नहीं जाएंगे तो इंस्पेक्टर आज हो ही नहीं सकता। तो वो जो डर है ट्रेड में तो पहले वाले मामले खोल दिए जाएंगे, पहले वाला कुछ और हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी उनको जो प्लेटफॉर्म दिया गया है अपने आप अपने खुद टैक्स तय करें, अपने आप भरें। इससे ज्यादा अच्छी सुविधा और क्या हो सकती है। डिपार्टमेंट का बिल्कुल इंटरफेरेंस उसमें नहीं है। कोई डिपार्टमेंट से किसी तरह का डर उनको नहीं होना चाहिए। तो सरकार चाहे जो भी सफाई दे रही हो, लेकिन ज्वेलर्स को सफाई पर भरोसा नहीं है। ज्वेलर्स को अब भी डर है कि एक्साइज अधिकारी उनको बार बार परेशान करेंगे। 6 करोड़ की जो वो बात कह रहे हैं, स्वर्णकार कोई भी अकेला काम नहीं करता है, एक ग्रुप में काम करते हैं। जब एक ग्रुप में काम करते हैं तो 6 करोड़ का मतलब कि दिन में अगर वो 50 ग्राम भी काम करेंगे तो 6 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। इसमें कार्य करने वाले, काम करने वाले जो फील्ड ऑफिसर हैं
उनको ये बातें समझ में नहीं आती हैं। वो अपना कानून, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि वो कोई गैर कानूनी काम करेंगे, लेकिन वो अपने कानून के तहत वो छोटे ज्वेलर और आर्टिजन्स के पास में जाएंगे उनके अकाउंट चेक करने के लिए, तो वो गलतियां करेंगे, और गलतियां करेंगे तो ऑफिसर्स को मौका मिल जाएगा उनको हैरास करने का। करप्शन के मामलों पर अपनी नजर और तेज करने के लिए सीबीआई अब जनता की मदद ले रही है। सीबीआई ने अखबारों में विज्ञापन जारी कर लोगों से सरकारी कार्यालय में भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी देने के लिए कहा है। इस विज्ञापन में सीबीआई ने लोगों से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में साथ देने की अपील की है। विज्ञापन में कहा गया है कि अगर आपको केंद्र के किसी भी विभाग में भ्रष्टाचार की जानकारी मिलती है तो इसके बारे में सीबीआई को तुरंत बताएं। खासतौर पर अगर कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी आपसे रिश्वत मांगता है तो आप इसकी लिखित जानकारी सीबीआई को दे सकते हैं। यह सीबीआई के किसी भी कार्यालय में डाक से, ईमेल से, एसएमएस से या फिर फैक्स के जरिए भेजी जा सकती है। भ्रष्टाचार के मामले में जनता से जानकारी मांगकर सीबीआई जहां एक तरफ अपनी पब्लिक आउटरीच को बढ़ाना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ कुछ अहम मामलों में उन सुरागों तक भी पहुंचना चाहती है जो अब तक जांच एजेंसी के दायरे से बाहर रहे हैं। विज्ञापन में ये भी कहा गया है कि अगर जानकारी देने वाला व्यक्ति चाहे तो उसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। सीबीआई के हर राज्य में ऑफिस हैं और ये जानकारियां उन पतों पर भेजी जा सकती हैं। सूत्र बताते हैं कि पिछले कई मामलों को सुलझाने में सीबीआई को लोगों की तरफ से मिली जानकारियों से काफी मदद मिली है और इसीलिए एजेंसी अब लोगों से मदद की उम्मीद कर रही है। रोहन सिंह, दिल्ली। ग्लोबल इकोनॉमी पर इस समय काफी दबाव है। अमेरिका, यूरोप, चीन सभी देश दबाव में है। बावजूद इसके भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छा कर रही है, ये कहना है महिंद्रा एंड महिंद्रा के प्रेसिडेंट ऑटोमोटिव पवन गोयनका का। ये बात उन्होंने सीएनबीसी आवाज के प्रधान संपादक संजय पुगलिया के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कही। इस वक्त इकोनॉमी पर जो एक बहस चल रही है कि हम कितनी तेजी से भाग रहे हैं या थोड़ी सी धीमी गति से भाग रहे हैं, तो आपका एक ओवरव्यू क्या है हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन पे? देखिए, अगर अभी हम जो ग्लोबल इकोनॉमी देखें तो कई तरह से उस पे एक तरह से प्रेशर आ रहा है। यूएसए में, यूरोप में, चाइना ऑफ कोर्स, जापान में, सब जगह इकोनॉमी स्लो है। और वर्ल्ड आईएमएफ ने भी अभी जो फोरकास्ट है वो कम कर दी है अगले साल के लिए, अबाउट 3.3-3.4%। लेकिन जहां तक मेरा सोचना है, ओवरऑल द मैक्रो लेवल इंडियन इकोनॉमी ठीक कर रही है। अगर हम देखें, हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो काफी कंट्रोल में है और अगले साल के बजट में भी काफी अच्छा नंबर रहा, जो 3.5%। कई लोग सोच रहे थे शायद वो आगे बढ़ा दें, लेकिन नहीं बढ़ा। अगर हम सीएडी देखें जो वो भी ठीक है, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है, इंटरेस्ट रेट भी कम हो रहे हैं, हालांकि कुछ और कम हो जाए तो अच्छा रहे। तो अगर हम ओवरऑल इकोनॉमी देखें तो मैक्रो इकोनॉमी में फैक्टर्स काफी अच्छे हैं। तो पवन गोयनका के साथ ये खास मुलाकात आप देख सकते हैं कल शाम 5 बजे सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। बाजार में आज मुनाफा वसूली का दबाव देखने को मिला। खराब ग्लोबल संकेतों के कारण सेंसेक्स 250 पॉइंट से ज्यादा तो निफ्टी 78 पॉइंट गिरकर 7,500 के नीचे बंद हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों पर भी आज दबाव देखने को मिला, लेकिन बैंक निफ्टी आज बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहा। जिन सेक्टर्स ने आज बाजार पर दबाव बनाया उनमें फार्मा और आईटी शेयर शामिल थे, जबकि मेटल्स, ऑयल एंड गैस और चीनी शेयरों में चमक देखने को मिली। ई कॉमर्स कंपनी इन्फीबीम का आईपीओ 21 मार्च को खुलेगा। कंपनी ने इशू का प्राइस बैंड 360 से 432 रुपए के बीच तय किया है। इन्फीबीम के आईपीओ के जरिए 450 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। कंपनी आईपीओ से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल क्लाउड बेस्ड डेटा सेंटर ऐप डेवलप करने में करेगी। टोटल कैपिटल रेज जो हम करने वाले हैं दैट इज 450 करोड़ और वो 450 करोड़ में से क्लोज टू 230 odd crores is going into building out a cloud-based data center. There is about 37.5 crores which is going to go into expanding our existing logistics centers into 75 additional cities, or 65 crores in terms of the software, advertising software which we are building out. The rest of it is general corporate purpose, which makes up the 450. और किसानों के नाम पर हो रही है काली कमाई, संसद में भी उठा मामला। पूरा अपडेट देखिए इस ब्रेक के बाद। और आवाज एट 9 में अब बात करेंगे काले धन की खेती की।
किसानों के नाम पर काले धन की खेती के मामले में आज संसद में जमकर हंगामा हुआ। सरकार ने भी माना है कि कुछ बड़े लोग टैक्स से बचने के लिए अपनी कमाई को खेती में दिखाकर इनकम टैक्स नियमों का दुरुपयोग कर रहे हैं। दरअसल एक आरटीआई से खुलासा हुआ है कि देश में हर साल कुछ लोग अपनी कमाई खेती में दिखा रहे हैं। खेती से कमाई का यह आंकड़ा करीब 2000 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। इस मामले की राज्यसभा में जेडीयू सांसद शरद यादव, बीएसपी अध्यक्ष मायावती, एसपी सांसद रामगोपाल यादव ने इसको उठाया। इसके बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही है। सरकार को इस मामले में यानी गंभीर मामला है कि और मैं जानता हूं कि किसानों के मामले में देश भर में, मैं जिस गांव में रहता हूं उस गांव में कई व्यापारी हैं जो खेती कर करके टैक्स बचाने का काम कर रहे हैं। एक तरफ ये बात है, दूसरी तरफ किसानों पर टैक्स भी नहीं लगना चाहिए। जाने अनजाने में लोग कभी कुछ बातें ऐसी कर देते हैं जिसके दूरगामी परिणाम होते हैं। अगर ये बात बार बार उठाई जाएगी, किसानों के नाम पर बड़े पैमाने पर इनकम टैक्स का बचाने की कोशिश की जा रही है, इसके मानी अल्टीमेटली गवर्नमेंट से ये कहना चाहते हैं लोग कि किसानों पर इनकम टैक्स लगे। मैं इसका विरोध करता हूं और गवर्नमेंट को सावधान करता हूं कि इस तरह का कोई एक्शन नहीं होना चाहिए जिससे किसानों पर कोई टैक्स लगे। अगर कोई उस प्रावधान का दुरुपयोग करता है, जो आमदनी कृषि की नहीं है उसको कृषि के माध्यम से दिखाने का, तो उस इंडिविजुअल केस में उसकी जांच होती है। आपको मैं ये भी बता दूं, बहुत प्रमुख लोग हैं जिन्होंने ऐसा किया है, जिनके खिलाफ जांच हो रही है। वो जांच स्पष्ट होकर जब सामने आएगी तो उसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन फिर मत कहना। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का कहना है कि जो आंकड़े आए हैं वो हैरान करने वाले हैं और इसकी जांच होनी चाहिए। उनकी जांच हो और उनको देना चाहिए अगर इस तरह का काम वे कर रहे हैं, और दूसरा पैसा जाके यहाँ पे डाल के दूसरे रास्ते से निकाल रहे हैं तो पूर्ण रूप से एक जांच का सब्जेक्ट है। वहीं पटना हाई कोर्ट इस पूरे मामले की याचिका दायर करने वाले वकील प्रकाश सहाय ने अंदेशा जताया कि मनी लॉन्ड्रिंग या फिर ब्लैक मनी के लिए ये सब किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्विस खातों में कुछ मिला नहीं तो अंदेशा है कि कालेधन के कुबेर अब दूसरे रूट से इस पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। 2014 में जब गवर्नमेंट गई लेने के लिए तो वहां कुछ भी नहीं मिला, तो ये एक होता है शक कि वहां मनी लॉन्ड्रिंग से ये रुपया जो है इंडिया में आके डिक्लेरेशन हुआ है। अब ये चाहे तो मनी लॉन्ड्रिंग का विषय है और चाहे तो ये ब्लैक मनी का है, जो बहुत दिन से एमनेस्टी स्कीम आया नहीं है, तब अब इस वे में डिक्लेरेशन करने से टैक्स से सेविंग्स हो सकता है। देश के एक्सपोर्ट में लगातार 15वें महीने गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि इंपोर्ट में भी गिरावट के कारण व्यापार घाटा गिरकर एक साल के निचले स्तर पर आ गया है। फरवरी में एक्सपोर्ट 5.66% गिरकर $2074 करोड़ रहा है, जबकि इंपोर्ट करीब 5% गिरकर $2728 करोड़ रहा है, जबकि व्यापार घाटा $654 करोड़ रहा है। सोने के इंपोर्ट में 29% से ज्यादा की गिरावट आई है, जबकि ऑयल इंपोर्ट करीब 22% घटा है। करोड़ों सेविंग अकाउंट होल्डर्स के लिए एक अच्छी खबर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वो हर तिमाही या उससे भी कम अवधि में ब्याज का भुगतान करें, यानी अब आपको 6 महीने की जगह हर 3 महीने में ब्याज मिलेगा। रिजर्व बैंक ने इसके लिए 3 मार्च को सर्कुलर जारी किया था, जहां सरकारी बैंक सेविंग अकाउंट पर 4% ब्याज देते हैं, वहीं प्राइवेट बैंक करीब 6% तक भी ब्याज दे रहे हैं। माना जा रहा है कि हर 3 महीने में ब्याज देने पर बैंकों पर 500 करोड़ रुपए का बोझ आ सकता है। हैंडीक्राफ्ट और कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए तरह तरह से कोशिशें हो रही हैं। ऐसी ही एक अनोखी कोशिश चल रही है लखनऊ में। यहां लगी एक एग्जीबिशन में देश भर से कारीगर आए हैं। यहां इन्हें फ्री में स्टॉल के साथ साथ टेढ़ा भी मिला है और बिक्री से कमाई भी हो रही है। मिट्टी के खूबसूरत बर्तन, खास तरीके से डिजाइन किए हुए कारपेट, ड्रेस और लकड़ी के खिलौने, यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। गांधी शिल्प बाजार में पहुंचने वाले लोगों को बनारसी कारीगरी के कपड़े भी खास पसंद आ रहे हैं। हमको ये इस बार मतलब ये जो थोड़ा सा बनारसी टाइप का वर्क है ये नया दिखा है। काथा वर्क तो पहले से भी हम खरीद रहे हैं। जो बाहर के प्रदेश के जो आए हुए हैं वो मतलब हमें लखनऊ में नहीं मिलता, कम से कम हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है और हम उस चीजों को यूज कर सकते हैं।
एग्जीबिशन में मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, बंगाल और राजस्थान से बुनकर और कारीगर आए हैं। ये जो चीजें लाए हैं उनके दाम भी किफायती हैं, इसलिए इनकी बिक्री भी खूब हो रही है। हम काथा वर्क का सूट और कुर्ती पीस लेके आए हैं। क्या रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस है सर। इस बाजार में खरीदारी के लिए हर रोज करीब 2000 लोग पहुंच रहे हैं। लखनऊ में लगी इस एग्जीबिशन में आकर कलाकार खुश नजर आ रहे हैं। सरकार की इस कोशिश से इन्हें एक प्लेटफॉर्म मिला है जहां वो अपने सामान को लोगों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। ये प्रदर्शनी 17 मार्च तक चलेगी। मुकेश अलख, लखनऊ। सुजुकी मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने ग्राहकों के लिए 125 सीसी का नया स्कूटर लॉन्च किया है। स्कूटर की दिल्ली एक शोरूम कीमत 53,888 रुपए है। कंपनी ने स्कूटर को मॉडर्न लुक दिया है। सुजुकी एक्सेस में क्रोम लैंप लगाए गए हैं जिसमें 3D लोगो भी दिखता है। इसकी सीट व्हील को भी खास तरीके से डिजाइन किया गया है। एक्सेस में फ्रंट व्हील डिस्क ब्रेक भी लगाए गए हैं। कंपनी का दावा है कि इसका माइलेज अच्छा होगा और परफॉर्मेंस बेहतर। ऑल टुगेदर नया गाड़ी है ये। इसका फ्रेम से इंजन, स्टाइलिंग सब कुछ नया है इसमें। पुराना गाड़ी से इसमें कोई कंटिन्यूड कुछ भी नहीं है। इसमें लेटेस्ट जो सुजुकी इको परफॉर्मेंस टेक्नोलॉजी है इंट्रोड्यूस किया है इसमें। तो इसमें आपको बेस्ट माइलेज मिलता है और बेस्ट पिकअप भी है। और आवाज एट 9 में आज के लिए इतना ही, लेकिन फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।